यदि हम इतिहास को सही नजरिए से, सही दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे और इतिहास में की गई भूलों को या इतिहास जो पाठ हमें सिखाना चाहता है, यदि उन पाठों को हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो संभव है कि आने वाले समय में इतिहास हमारी इस भूल के लिए इतिहास को पुनरावृत्त करने का एक ऐसा समय ला देगा जहां हम एक समय के लिए तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे कि अरे ऐसा तो इतिहास में कभी हुआ था, लेकिन हमने इतिहास को ढंग से समझने की किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की और उसका परिणाम यह निकलता है कि हम पुनः वह भूल कर बैठते हैं। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं मुखर स्वर के इस तीसरे सत्र में। इसके पूर्व के 2 सत्रों में हमने जाना कि इतिहास की पुस्तकों में इतनी अधिक छेड़खानियां की गई हैं और छेड़खानियां भी कुछ इस तरह से की गई हैं जिससे कि हम भारतीयों की जो राष्ट्रीय भावना है वो कहीं ना कहीं कुंठित होती रहे। इस नाते मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री लिखा गया। इस नाते इतिहास के तथ्यों को जानबूझ करके ना सिर्फ तोड़ा मरोड़ा गया, बल्कि इतिहास को एक ऐसी दृष्टि से लिखा गया जिसमें भारतीयों का पक्ष, भारतीय नायकों का पक्ष, उन राजाओं, उन वीरों का पक्ष पूरी तरह से नेपथ्य में चला गया और उनकी जगह उन्हें नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया जो किसी भी तरह से नायक थे नहीं। और इस प्रकार से हम भारतीयों के मन में एक तरह से एक कुंठा डाल दिया गया कि हम 800 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का जाना हुआ और हमारे यहाँ एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन ये जो 800 वर्षों की गुलामी की बात होती है, इसको हम ढंग से समझने के लिए इतिहास को एक बार इस दृष्टि से देखेंगे कि 712 के पहले जो इस्लाम के आक्रमण पूरी दुनिया पर हो रहे थे वो किस प्रकार के थे। 712 से लेकर के 1192 तक जिस प्रकार का लगभग 500 वर्षों का जो एक हम कह सकते हैं कि इस एक लंबा अंतराल रहा, उस पूरे अंतराल में किस प्रकार से हम भारतीयों ने इस इस्लामिक, जिसे कहते हैं कि वी वेर नॉट ओनली सक्सेसफुल इन repelling the brutal forces of Islam, but we were also able to understand the naked truth behind the barbaric face of Islam. होता यह है मित्रों कि हम दुनिया के इतिहास को कभी इस कंपैरिजन में नहीं देख पाते कि इस्लाम जो 632 ईस्वी में अपने विस्तारवादी नीति के साथ अरब से बाहर निकलना शुरू करता है। जब वो अरब से बाहर निकलना शुरू करता है और जब पहले मोहम्मद के बाद के जो खलीफा होते हैं वे एक के बाद एक लगभग हर दिशा में अपने इस्लामिक एक्सपेडिशंस को भेजते हैं। इन इस्लामिक एक्सपेडिशंस में उनकी सफलता इतनी रैपिड और आश्चर्यजनक होती है कि इतिहासकार लगभग भौचक्के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बाइजेंटाइन अंपायर जो शतकों से फ्लॉरिश कर रहा था, लेकिन एक झटके में 636 से लेकर 637 के बीच में लगभग 6 महीने के कैंपेन के बाद बाइजेंटाइन अंपायर का पैलेस्टाइन और सीरिया इस्लाम के सामने घुटने टेक देता है। उसी के बाद पर्शियन अंपायर का एक संघर्ष जो होता है इस्लाम के साथ, वह भी 637 में इस्लाम के सामने घुटने टेक देता है। इस समय तक इस्लाम ऐसा नहीं था कि भारत की तरफ से पूरी तरह से निराश होकर के या कोई हरकत नहीं कर रहा था। भारत की तरफ भी इसके आक्रमणकारी कह सकते हैं कि पर उड़ रहे थे, लेकिन वो हम पृथक चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बीच में जब वह बाइजेंटाइन अंपायर के पैलेस्टाइन और सीरिया को हरा चुका था,
पर्शियन अंपायर को हरा चुका था, और एक तरह से कह दें कि ससानीद अंपायर या पर्शियन अंपायर पूरी तरह से उखड़ चुका था इस्लाम के सामने, या इस्लामाइज्ड हो चुका था। उसके लगभग 6 वर्ष बाद तक का समय लगता है इस्लाम को भारतीय सीमाओं तक पहुंचने में। उसके बाद इस्लाम जो है वो चारों दिशाओं में लगभग यूं कह सकते हैं कि एक बौखलाए हुए बर्बर जो टिड्डे होते हैं वो इस रूप में उड़ करके चारों दिशा में फैल रहे थे कि मानो पूरे दुनिया को इस्लामिस्ट कर देना है। और इस नाते वो मंगोलिया पहुंच जाते हैं, बुखारा, ताशकंद, समरकंद, और 650 तक इन चारों जगहों को वो इस्लामाइज्ड कर देते हैं। फिर उनका रुख पश्चिम की तरफ जब बढ़ता है तो उसी बाइजेंटाइन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था इजिप्ट, उसे भी 640 और 41 के बीच में इस्लाम अपने फोल्ड में ले लेता है और वो पूरी तरह से इस्लामाइज्ड हो जाता है। नॉर्थ अफ्रीका की तरफ बढ़ता हुआ इस्लाम जो है 709 ईस्वी में स्पेन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसी इस्लाम को भारत पहुंचने में द सेम इस्लाम रिच्ड, या यूं कह लें हैड टू स्ट्रगल टू रीच इन इंडिया और इन टू ब्रिच इनटू द इंडियन बॉर्डर आफ्टर 69 ईयर्स। क्यों? और केवल उतनी ही बात नहीं होती है, इस्लाम के यानी मोहम्मद के जाने के बाद जब खलीफाओं का दौर चलता है 632 के बाद से, तो 632 से लेकर के 1192 के बीच का जो 560 वर्षों का एक लंबा अंतराल होता है, उस लंबे अंतराल में इस्लाम भारत पे सिर्फ और सिर्फ आक्रमण करता रहता है। भारत को वह पूरी तरह से तो खैर आज तक क्या कभी नहीं हरा पाया और कभी हरा भी नहीं पाएगा, लेकिन वह भारत में अपनी घुसपैठ करने में कभी सफल नहीं हो पाता। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने समय के 2 महान जो अंपायर उस समय के हुआ करते थे, ससानीद पर्शियन अंपायर और बाइजेंटाइन अंपायर, उन दोनों अंपायरों को वह मटियामेट कर देता है, वो धूल धूसरित कर देता है। और कितने समय में? इस्लाम यानी खलीफाओं के दौर के शुरू होने के मात्र 10 या 12 वर्ष के अंदर में 632 से लेकर के 644 तक के बीच में वो उन तमाम जगहों को अपने इस्लामिक फोल्ड में ले लेता है जो कभी ससानीद पर्शियन अंपायर के हिस्सा हुआ करते थे या फिर जो बाइजेंटाइन अंपायर के होते थे। लेकिन भारत में एक अपनी उपस्थिति को दर्ज करने में इस्लाम को लगभग 69 वर्ष लग जाते हैं, और उसके बाद 560 वर्ष लगते हैं जब वह किसी तरह से भारत के किसी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आकर के इस्लामिक शासन व्यवस्था चला सके या उसकी शुरुआत कर सके। इसमें उसको लगभग 560 वर्ष लगते हैं। यह इतिहास का एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में लगभग इतिहास की पुस्तकों में पूरी तरह से अनभिज्ञता दृष्टिगत होती है। अनभिज्ञता दृष्टिगत होती है ऐसी बात नहीं है, इस बात को पूरी तरह से छुपा लिया जाता है या इस पक्ष को इस दृष्टि से लिखा ही नहीं जाता, क्योंकि इस्लाम को एक तरह से वे ये मान के चलते हैं कि जब इस्लामिस्ट लोग यहाँ आ जाते हैं 1192 के बाद से, तो वो कहीं ना कहीं से इंडिजिनस कलर देने का प्रयास होता है। उसमें दिल्ली सल्तनत के लोगों को और बाद में मुगल सल्तनत के लोगों को भारतीयकृत करके प्रस्तुत करने का जो एक बड़ा ही जोखिम भरा मार्क्सिस्ट कैंपेन चला है, उसका परिणाम ये निकला कि हम अपने उन राजाओं के जिनके चरित्र की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि जिन्होंने इस्लाम को समझने में थोड़ी देरी भले की, लेकिन इस्लामिक आक्रमण को रोकने में थोड़ी भी देरी नहीं की, उस चीज़ को पूरी तरह से लोप कर दिया गया। और अगर उसकी चर्चा कहीं होती भी है तो इस रूप में मानो कहीं कुछ छुटपुट बातें हो रही हों। इस नाते हमने अभी देखा कि वो इस्लाम जो इतने रैपिड तरीके से हर दिशा में फैल गया और इतने कम समय में उन जगहों को अपने फोल्ड में मिला लिया जो इतने बड़े बड़े अंपायर हुआ करते थे, और जिसे भारत में अपनी पहली घुसपैठ करने में 69 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस इस्लामिक आक्रमण को रोके रखा था भारत में घुसपैठ करने से या कोई डिसाइसिव अटैक करने में? तो मित्रों, एक बार हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब 632 के बाद खलीफाओं का दौर शुरू होता है, तब उमर जो खलीफा होता है, उमर के खलीफत के दौरान 634 से 644 के बीच में जब
इस्लामिक आक्रांताओं का दो समुद्री रास्ते से जो एक्सपेडिशन होता है, एक महाराष्ट्र के थाना में और दूसरा गुजरात के बरोच में, उन दोनों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद खलीफ उमर जो है वो चुप नहीं बैठता है। वो जान जाता है कि भाई समुद्री रास्ते से हमको अगर सफलता नहीं मिलती है तो हम फिर दूसरे तरफ से करेंगे, और फिर वह देवल के एक्सपेडिशन पे भेजता है। लेकिन इस बार उसका जो कमांडर होता है वो मारा जाता है, और फिर उसके जो गवर्नर होते हैं खलीफा उमर के, वो उसे कहते हैं कि देखो, भारत पे आक्रमण करने की बात तुम सोचो भी मत। और उसके बाद खलीफा उस्मान जब आता है तो वो उस एडवाइस को याद रखता है और वो फिर भारत की तरफ नहीं देखता है। लेकिन उसके बाद जब अली खलीफा बनता है तो 656 से लेकर 661 के बीच में वह कम से कम एक बार एक लैंड एक्सपेडिशन भेजता है 660 में, जो पूरी तरह से विफल हो जाता है। उसके बाद मुआविया खलीफा बनता है और वो 6 एक्सपेडिशंस भेजता है भारत में। 6 में से 5 को तो पूरी तरह से विफल और निरस्त कर ही दिया जाता है, लेकिन आखिरी वाला जो मुआविया के काल का जो भेजा हुआ एक्सपेडिशन रहता है वो 680 ईस्वी में हमारे भारत के मकरान वाले क्षेत्र को ऑक्युपाई करने में सफल हो जाता है। लेकिन उसके बाद 28 वर्षों तक, यानी 680 से लेकर के 708 तक कोई भी खलीफा भारत की तरफ निगाह उठाने का साहस नहीं कर पाता। वो इतना भयभीत रहता है। लेकिन इतनी बात जरूर हो जाती है कि हमारा मकरान जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। खैर, उन सबों के पीछे की भी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। उसके बाद 708 का जो देवल का एक्सपेडिशन होता है, उस देवल के एक्सपेडिशन में जो 2 बहुत ही जुझारू कमांडर्स इस्लाम के माने जाते थे, वे मारे जाते हैं। यहाँ तक के इतिहास को हमारी पुस्तकों में यहाँ तक कि किसी भी तरह के चर्चा, नाम मात्र के चर्चा का भी स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने कहा कि जब हमारे शासक ही अराष्ट्रीय चरित्र के हो जाते हों, जब हमारे 47 के बाद के 5 शिक्षा मंत्री मुसलमान रहते हों और उस समय का कांग्रेसी शासन तंत्र पूरी तरह से मुसलमानों का हिमायती रहता हो, वैसे में हम कैसे इनसे अपेक्षा करेंगे कि वे राष्ट्रीय विचारधारा वाले पक्ष को भी स्थान देंगे? ऐसे में इन बातों की चर्चा नहीं होती। अब प्रश्न यह उठता है कि जहां दुनिया के बड़े बड़े अंपायर एक के बाद एक इस्लाम के सामने घुटने टेक देते हैं, धाराशायी हो जाते हैं, वहां पर इस्लाम को भारत में डिसाइसिव एंट्री मिलती है 712 में, जब सिंध पर उनका सफल आक्रमण होता है। लेकिन जब वहाँ के सिंध के राजा दाहिर जब वो बलिदानी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से इस्लामिक फोर्सेस का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत के पश्चिमी सीमांत के प्रांतों में या तो दखल होता है या संघर्ष जारी रहता है। लेकिन 712 के बाद 1192 तक के इतिहास को पूरी तरह से डार्क में रखा जाता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे खलीफाओं के दौर के शुरू होने के बाद जितने भी आक्रमण भारत पर होते हैं, उन सारे आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। चाहे वो थाना बरोच का समुद्री रास्ते का आक्रमण हो, देवल पे आक्रमण हो, या फिर तमाम खलीफाओं के द्वारा भेजे गए वे तमाम एक्सपेडिशंस हो, हर एक्सपेडिशंस को फेल कर दिया गया, असफल कर दिया गया। 712 में जब सिंध पे आक्रमण होता है और राजा दाहिर का बलिदान हो जाता है, उसके बाद एक उनका कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका एक सिंबॉलिक उनकी जीत हो जाती है। लेकिन उसका प्रतिकार कैसे होता है, उस प्रतिकार की कहानी हम नहीं जान पाते हैं। उसके बाद 1025 में जब सोमनाथ के ऊपर मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है, उस समय की वास्तविकता को हम नहीं जान पाते हैं। मोहम्मद गोरी जो 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, उसकी भी बहुत सारे ऐसे तथ्यों को हम नहीं जान पाते, जिन तथ्यों को जानना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि उन तथ्यों के बिना इतिहास की जो
सही तस्वीर है वो हमारे सामने नहीं आ पाती है। इन्हीं चीज़ों को तो छुपाया गया है। इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस को एम्प्लॉय किया गया था आज़ादी के बाद, जिन्होंने हमारे पाठ्य पुस्तकों से हमारे नायकों को, जिन्होंने अपने चरित्र की ऊंचाई से इस्लाम के बर्बर आक्रमणों को ना सिर्फ सही उत्तर दिया बल्कि उन्हें खदेड़ करके एक अच्छी दूरी तक रखा। और इस नाते लगभग 560 वर्षों तक हम इस्लाम को भारत के मूल स्थान तक आने से रोके रहे। लेकिन विधि की विडंबना कह लें, हमारे लंबे समय तक लड़ते लड़ते रहने के बाद कुछ ऐसे ऐतिहासिक संजोग कह लें जिस वजह से 1192 के बाद इस्लाम भारत में अपना एक शासन तंत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहाँ से जो शासन तंत्र स्थापित होता है उसे फिर ये कहना कि 1200 से लेकर के 1947 तक हम 800 वर्षों की गुलामी में रहे, ये जो शब्द है, ये शब्द हमें चुभ जाता है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। तब हमको इसकी पड़ताल करनी पड़ती है कि क्या हमने इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद मुगल सल्तनत के रूप में जो दिल्ली में जो मुसलमानों का शासन था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत के रूप में जो मुसलमानों का शासन था, क्या हमने उसे स्वीकार कर लिया था? क्या ब्रितानी हुकूमत को आने के बाद हमने इन क्रिश्चियन हुकूमत को स्वीकार कर लिया था? तो हमें उत्तर मिलता है कि हमने कभी स्वीकार नहीं किया। भारतीय मानस सदा से लड़ता रहा था और लड़ते लड़ते इन अंग्रेजों का, इन इस्लामियों का प्रतिकार करता रहा था। और उस चीज को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि उससे उलट एक ऐसे दृष्टिकोण से इतिहास को लिखा गया जहां दिल्ली सल्तनत के राजा नायक हो जाते हैं, जहां मुगल शासक नायक हो जाते हैं, जहां अंग्रेज रिफॉर्मर्स हो जाते हैं। और फिर कालांतर में जो लोग आज़ादी के लिए लड़ने वाले होते हैं, उनमें जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया इस धरती की रक्षा में और ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ, वे नेपथ्य में चले जाते हैं। और जो वास्तव में ब्रितानी हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं से एक तरह का सेफ्टी वाल्व के रूप में एक नाम मात्र का आंदोलन कर दे रहे थे, वे आज़ादी के नायक बन जाते हैं। इतिहास का यह जो क्रूर पक्ष है, उसी क्रूर पक्ष के हम एक ऐसे भाग से आज रूबरू हुए हैं मित्रों इस मुखर स्वर में, जो हमें यह बताता है कि जब दुनिया में तमाम बड़े बड़े अंपायर इस्लाम के सामने परास्त होते रहे थे, घुटने टेकते रहे थे, तब हम वीरता से खड़े थे। जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कायम भी हो गई थी और उसके बाद मुगल आ भी गए थे, तब भी हमारे बीच में ऐसे राजाओं की एक इतनी लंबी सूची है जिनमें महाराणा प्रताप और शिवाजी का नाम हम आज भी गौरव से लेखते हैं तो हमारा स्वाभिमान ऊंचा हो जाता है। ऐसे में अगर बारंबार कोई आकर के हमें एक ऐसे हमारे स्वाभिमान पर ठेस लगाना चाहे कि हम 800 वर्षों की गुलामी में रहे हैं, तो ऐसे में सही इतिहास को समझने के लिए हमें जरूर प्रयास करना पड़ेगा। चाहे हमारा प्रयास कितना भी धीरे हो, लेकिन वह प्रयास सतत होना चाहिए। उसी प्रयास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहां हम मुखर स्वर के तहत हम इन चीज़ों को समझने के लिए एक कड़ी दर कड़ी हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले के 2 सत्र में इस बात पे चर्चा की कि कैसे इतिहास में नायकों को नेपथ्य में रखा गया, और दूसरे सत्र में हमने यह देखा कि कैसे इतिहास लेखन में हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से छल हुआ। और इस सत्र में हमने इस्लाम के इस्टेब्लिशमेंट के बाद से खलीफाओं के दौर में जितनी तेज़ी से इस्लाम चारों दिशाओं में बढ़ा, उसके मुकाबले भारत में वह अपने पांव जमाने में कभी सफल नहीं रहा, उसका प्रतिरोध हुआ। और हम आने वाले सत्रों में मुखर स्वर के अन्य कड़ियों में देखेंगे कि कैसे सिंध के आक्रमण के बाद यहाँ के राजाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं को एक ऐसी शिकस्त दी, उन्हें एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वे
भारत के नाम से थर थर काँपते रहे और फिर वो लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष तक तो यहाँ आने की भी नहीं सोच पाए। उसके बाद जब गजनी आता है तो गजनी के आने के समय के इतिहास में भी जो चीज़ों को छुपाया गया है हम उसको भी जानेंगे इन कड़ियों में। और गजनी के बाद का जो पीरियड रहा है जिसे हम गैप कह सकते हैं, लगभग वो एक तरह से कह लें कि 250 वर्षों का गैप रहता है। और उसके बाद जब गौरी आता है तो गौरी की भी कहानी क्या रहती है, और गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत की कहानी क्या होती है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल शासनकाल का क्या वास्तविक चेहरा रहता है, और उस काल में जो हमारे नायक रहते हैं महाराणा प्रताप शिवाजी, उनके साथ इतिहास किस प्रकार का छल करता है। और फिर ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जो हमारे जो वीर अपने प्राणों की आहुति देते हैं उनकी क्या कहानियाँ होती है, और उसके विपरीत वे लोग जो इनकी जगह लेकर के और इन्हें नेपथ्य में धकेल देते हैं उनके छल की भी क्या कहानी रहती है, हम इन्हें भी जान लेंगे। यद्यपि वे भारतीय थे, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान ही नहीं करते बल्कि आज़ादी के बाद तो उन्होंने शासन भी किया, लेकिन शासन के लोभ में पूरी दुनिया में मुसलमानों के हिमायती कहे जाने के लोभ में जो भूलें हुई, उस भूल में उन्होंने जो सबसे बड़ी भूल की वो भूल थी इतिहास के सही पक्ष को छुपा देने की भूल। तो हम आगे की कड़ियों में इन बातों को जानेंगे। मुखर स्वर के इस सत्र में इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।